यह वीडियो जो है ठोस अवस्था के अभ्यास के क्वेश्चन की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को समझ लिया था, क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब 11वां क्वेश्चन हम लोग समझने जा रहे हैं। क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूँ। चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है। एफसीसी तो समझ रहे होंगे, इसके लिए जेड का मान 4 होता है। यदि इसकी कोष्ठिका की कोरों की लंबाई 4.07 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो चांदी का परमाणुविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? परमाणुविक द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोलार द्रव्यमान। तो देखिए, किसी भी क्वेश्चन को हल से शुरू करते हैं। हल उसके बाद लिखेंगे दिया है। कोर की लंबाई को स्मॉल लिखा जाता है। स्मॉल ए बराबर 4.07 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसके बाद घनत्व डी बराबर 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब। एफसीसी के लिए जेड का मान कितना होता है? 4 होता है। हमें निकालना है परमाणु द्रव्यमान माने स्मॉल एम। तो स्मॉल एम तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं पाएंगे, पहले हम निकालेंगे मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम। तो घनत्व का फार्मूला होता है डी बराबर जेड कैपिटल एम बटे ए क्यूब एन ए। तो हम पहले कैपिटल एम निकालेंगे, तो ये पूरा जो है वो इधर जाएगा। तो डी ए क्यूब एन ए बटे जेड। तो डी का मान क्या है? 10.5। ए का मान 4.07 × 10⁻⁻8 इसका क्यूब। एन ए क्या है? अवागाद्रो संख्या 6.022 × 10⁻23/4। तो इसका 4.07 का जब क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 67.419। और जो घात का क्यूब करेंगे तो घात की घात करने पर घात का गुणा होता है। 8 × 3 = 24, 10⁻⁻24 हो जाएगा। 6.022 10⁻23। तो जब इसका 10.5 67.419 और 6.022 इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4262.97/4। घात को गुणा करने पर घात जुड़ती है, -24 और +23 10⁻⁻1। तो भाग देने पर हो जाएगा 1065.74 × 10⁻⁻1। तो 10⁻⁻1 एक अंक इधर जाएगा, 106.574 ग्राम प्रति मोल आएगा। तो ये चांदी का परमाणु द्रव्यमान हमने, ये तो मोलर द्रव्यमान है, तो परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 106.574 AMU, या यू भी यहाँ लिख सकते हैं, यूनिफाइड मास। तो आपको पता है कि मोलर द्रव्यमान बस ग्राम में लिखा जाता है, परमाणु द्रव्यमान AMU या यू में लिखा जाता है। संख्यात्मक मान दोनों का समान होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एक घनीय ठोस की 2 तत्व P एवं Q से बना है। घन के कोनों पर Q परमाणु एवं अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है। यौगिक का सूत्र क्या है? P एवं Q की उपसह संयोजन संख्या क्या है? तो Q परमाणु कहाँ है? घन के कोने पर है। तो यूनिट सेल जो आपको पढ़ाई गई है घनी एकक कोष्ठिका, उसमें जो कोने पर परमाणु होता है उसका एकक कोष्ठिका में 1/8 भाग होता है। और कोने कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। तो प्रत्येक एकक कोष्ठिका में Q के परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 8 × 1/8 बराबर 1। प्रत्येक एकक कोष्ठिका में P के परमाणुओं की संख्या, P कहाँ है? कोष्ठिका के केंद्र पर है, तो पूरा का पूरा अंदर है। तो P कितना हो गया? 1 हो गया। तो यौगिक का सूत्र क्या हो गया? PQ। एक कोष्ठिका में P के परमाणु की संख्या 1 है और Q की भी संख्या 1 है, तो सूत्र क्या हो जाएगा? PQ। अब ये देखिए, जो केंद्र पर है ये P है, तो ये जो केंद्र पर
अब ये भी कण है, ये आठों कोने पर जो कण है इनको क्या करेगा, स्पर्श करता है। ये आपने पढ़ा होगा बीसीसी में। तो P कितने कणों को स्पर्श करता है, 8 कणों को। तो P की उपसाह संयोजन संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। उसी तरीके से जो Q है ये भी P को स्पर्श करता है, और Q कहाँ है, कोने पर है। तो कोने से कितनी एक कोष्ठिका जोड़ी होती है, 8, और सबके सेंटर पर ये P है। तो ये जो Q है ये सभी के सेंटर पे, जो 8 कोष्ठिका के सेंटर पर P उसको स्पर्श कर रहा है। तो Q की भी उपसाह संयोजन संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। तो इसको आप ज़रा फिगर में देख लीजिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे स्पर्श करता है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें यह जो है, मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ, अगर आप देखिए तो यह एक अवयवी कण है, इसके नीचे 4 एक कोष्ठिका, एक ये है, एक पीछे वाली है, एक यहाँ, एक इसके पीछे। तो 4 नीचे 4 ऊपर। तो ये जो कण है ये 8 में कॉमन है। तो सभी के सेंटर पर P होगा, और ये सभी के सेंटर के P को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। तो इसकी भी उपसाह संयोजन कितनी हो गई, 8 हो गई। तो P तथा Q दोनों की उपसाह संयोजन संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। इस तरीके से 12वां क्वेश्चन भी आपने समझ लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 है उसको समझने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए, नियोबियम का क्रिस्टलीकरण अंतःकेंद्रीय घनी संरचना में होता है। यदि इसका घनत्व 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो परमाणु द्रव्यमान 93 U का प्रयोग करके परमाणु त्रिज्या की गणना कीजिए। हमें क्या निकालना है, परमाणु की त्रिज्या। तो परमाणु की त्रिज्या तो हम सीधे निकाल नहीं पाएंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोर की लंबाई यानी स्मॉल a निकालेंगे। तो लिखेंगे, दिया है अंतःकेंद्रीय घनी के लिए z का मान क्या होता है, अंतःकेंद्रीय घनी के लिए z का मान 2 होता है। घनत्व दिया d बराबर 8.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। हमें परमाणु द्रव्यमान दिया तो हम मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं, उतना ही होगा, बस कितना होगा, ग्राम प्रति मोल होगा। तो परमाणु द्रव्यमान 93 U है, तो मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 93 ग्राम प्रति मोल। अवगाद्रो संख्या का मान पता है 6.022 10⁻23। तो सबसे पहले हम घनत्व का फार्मूला लिखेंगे, d बराबर, ये फार्मूला आपको पता है। अब ये क्यूब इधर जाएगा तो d यहाँ आएगा, ये भी समझ में आ रहा होगा। अब हम मान रखेंगे, z का मान 2, कैपिटल M का मान 93, d का मान 8.55 और Na का मान 6.022 × 10⁻23। तो जब ऊपर इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने का बाद देखिए, इसका गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 186, और इसका गुणा करने पर आ जाएगा 51.4881 गुणे 10⁻23 नीचे, ऊपर जाएगा 10⁻−23 हो जाएगा। तो जब इसकी भाग देंगे तो भाग देने पर ये आ जाएगा 3.61248 गुणे 10⁻−23। तो दशमलव को जब एक अंक इधर लाएंगे तो पावर क्या है, 10⁻−24 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 36.1248 गुणे 10⁻−24। अब एक क्यूब बराबर इतना है, तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो इसका घनमूल हो जाएगा 3.306, और घात का घनमूल निकालने पर 3 से भाग देंगे। तो भाग देंगे 24 में 3 से कितना होगा, 10⁻−8, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अंतःकेंद्रीय घनी के लिए R बराबर होता है कड़ी में 3/4A। इस फार्मूले को पीछे मैं समझा चुका हूँ। कड़ी में 3 का मान 1.732 होता है, A का मान मैंने निकाल ही लिया, उसको मैंने रख दिया /4। अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, और 4 से भाग देने पर आ जाएगा 10⁻−8 अपनी ही जगह पे रहेगा। 1 दशमलव जब इसमें 4 से भाग देंगे 1.432 गुणे 10⁻−8 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया।
अब देखिए जो 14वां है, यदि अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर हो तथा निविड़ संकुलन में परमाणुओं की त्रिज्या कैपिटल आर हो तो स्मॉल आर तथा कैपिटल आर में संबंध ज्ञात कीजिए। तो इसको जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने कराया है, इसको आप देखिएगा। अष्टफल की रिक्त के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना मैंने किया, इसका आंसर आया है 0.414 आया है। तो इसको पीछे की वीडियो से आप कर लीजिएगा। अब देखिए 15वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। कॉपर एफसीसी जालक रूप में क्रिस्टलीकृत होता है जिसकी कोर की लंबाई दी है 3.61 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व का मान तथा नापे गए घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में समानता है। तो देखिए एफसीसी है, तो एफसीसी के लिए जेड पहले लिखेंगे, दिया है एफसीसी के लिए जेड का मान कितना होता है 4 होता है। ए का मान दिया है 3.61 × 10⁻⁸। तांबा के लिए परमाणु द्रव्यमान होता है 63.5, तो इसका मूलक द्रव्यमान हो जाएगा 63.5 ग्राम प्रति मोल। हमें क्या निकालना है, घनत्व निकालना। तो घनत्व का क्या लिखेंगे, फार्मूला। अब जब फार्मूला लिख लेंगे घनत्व का तो मान रख देंगे। जेड का मान 4, कैपिटल एम 63.5, ए का मान रखें क्यूब करेंगे, ए क्या है आवागाद्रो संख्या। तो 3.61 का जब क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 47.045। 10 की पावर गुणा करना है, 8 त्रिक का -24, आवागाद्रो संख्या लिख लेंगे। इसका गुणा करने पर आएगा 254। अब देखिए -24 है और ये 23 है, तो पावर जो होती है जब ये ऐड होती है गुणा करने तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। अब इसका और इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 283.31 गुणे 10 की पावर -1। अब 0.1 अंक इधर आएगा 28.331। तो 254 में जब हम भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 8.965 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि जो गणना से घनत्व निकलेगा वो दिए गए घनत्व में समानता है कि नहीं है। तो लगभग समानता है, क्योंकि जो हमारा घनत्व दिया गया है वो कितना दिया गया 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और गणना में जो आ रहा है 8.965। तो दूसरे अंक पे जाकर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो घनत्व क्या है लगभग समान लिखेंगे, अतः घनत्व में समानता है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। 16वां देखिए, विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकिल ऑक्साइड का सूत्र Ni0.98O1.00 है। निकिल आयनों का कितना अंश Na+2 और Na+3 के रूप में विद्यमान है। तो देखिए Ni0.98O1.00 में इसका मतलब हुआ कि एक अणु में निकिल के कितने परमाणु 0.98 परमाणुओं से ऑक्सीजन का 1.00 मतलब एक परमाणु जुड़ा हुआ है। तो Ni के 0.98 परमाणु ऑक्सीजन के 1.00 परमाणु से जुड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ Na+3 आयन की संख्या, ये माना है मैंने, मान लिया है कि Na+3 आयन की संख्या कितनी यक्स है। तो टोटल निकिल के कितने हैं 0.98 है। तो +3 वाले अगर यक्स हैं तो +2 वाले क्या होंगे 0.98 - x, क्योंकि निकिल दो रूप में है, +3 और +2 के रूप में। +3 वाले अगर इतने परमाणु तो +3 वाले आयन इतने होंगे, सॉरी परमाणु नहीं बल्कि वो आयन बन चुके हैं। और कोई भी यौगिक होता है वो विद्युत रूप से क्या होता है उदासीन होता है। तो यौगिक विद्युत रूप से उदासीन होता है, इसलिए जितना उस पर धनावेश होगा उतना उसमें ऋणावेश होगा। तो धनावेश कैसे हम निकालेंगे, एक Na+3 पर 3 चार्ज है और उसके आयन कितने हैं यक्स हैं। तो
टोटल धनावेश कितना हो जाएगा 3x। Ni+2 पे कितना चार्ज है 2 चार्ज है, उसके पर आयन कितने हैं 0.98 माइनस एक्स, तो 2 गुणे क्या लिखेंगे 0.98 माइनस एक्स। ये तो टोटल धनावेश हो गया, बराबर क्या लिखना है ऋणावेश। तो ऑक्सीजन पर कितना आवेश होता है, ऑक्सीजन किस रूप में है O-2 के रूप में, ऑक्साइड के रूप में है, 1 पर 2 है और उसके परमाणु संख्या कितनी है 1.00 है, 2 गुणे 1.00 करेंगे। अब जब इसका गुणा करेंगे तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 1.96 माइनस 2x, ये 2.00 मतलब 2 का मतलब हो गया। अब x बराबर देखिए 3x माइनस 2x, x बचेगा, ये इधर जाएगा पक्षांतर करेंगे तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.04। अब ये 0.04 जो आ गया तो Na+3 का प्रतिशत संगठन, अब प्रतिशत संगठन टोटल कितने निकल के परमाणु 0.98, उसमें +3 वाले कितने 0.04, तो +3 वाले बटे टोटल गुणे 100 ऐसे करेंगे। तो ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे तो 4/98 हो जाएगा, 100 से ये वाला 100 जब गुणा होगा तो 400/98, तो हल करने पर आएगा 4.08%। इतने प्रतिशत क्या है Na+3 है, तो Na+2 कितने प्रतिशत होगा 100 में इतना Na+3 है, तो 100 में से क्या करेंगे घटा देंगे, तो 95.92% क्या है Na+2 है। तो ये भी शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 17वां, अर्धचालक क्या होते हैं। ये मैं अर्धचालक आपको बता चुका हूँ, चालक, कुचालक, अर्धचालक ये सब समझाया गया। 2 मुख्य अर्धचालकों का वर्णन कीजिए। तो अर्धचालकों को मैंने समझाया था, तो पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक बताया था, तथा उनकी चालकता कार्य विधि में विभेद कीजिए। तो मैंने बताया था पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसमें विद्युत का प्रवाह कोटरों से होता है, एन प्रकार में इलेक्ट्रॉनों से होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिख देनी है जो अर्धचालकों के प्रकार में पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार अर्धचालक पढ़ाए गए थे। तो अब